औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला ही जिसे चाहे जिल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला निअमन नसीर। अल्लाह सुब्हान तआला ही मेरे लिए काफ़ी हैं और वही मेरे प्रोटेक्टर हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आजकल पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल जान नासिर अली शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाजिरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कुछ दोस्तों ने कुछ एतराज़ात किए कि काफ़ी दिन से शेख साहब आप ऑन एयर नहीं आ रहे, यानी यूट्यूब पे। वैसे तो हम लाइव तो जाते ही हैं, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कोरोना ने हर घर में डाला हुआ है रोना। आप जानते हैं अब तो माशाल्लाह इसकी वैक्सीनेशन आ गई है और अब कुछ आसानी हो जाएगी 1-2 महीने में या 2-4 महीनों में, और दुनिया में सफ़र करना भी आसान हो जाएगा। इस कोरोना ने बड़ी मुश्किल डाली है। ऐसे अमेरिका में भी मुश्किल है, पाकिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालात है। खैर, बहरहाल हैविंग सेड दैट, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं 2-4 बातें आपसे कुछ करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैं एक घर में इन्वाइटेड था 2-4 रोज़ पहले। वहाँ बड़े फ़ख्र से माँ अपने बच्चे को बता रही थी कि अमेरिका वो मुल्क है जिसमें हम रहते हैं जो सबसे पहले चांद पर गया और इनका बंदे ने चांद पर कदम रखा। मैंने सुना, मैंने बच्चे की तरफ मुखातब किया। मैंने कहा, अमेरिका वाले बेटा चांद पे तो गए, वो अपोलो बना के गए। तुम जानते हो एक ऐसी शख्सियत भी दुनिया में आई और आज भी वो गैब में मौजूद है, हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, जिसने एक उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चा बड़ा हैरान हुआ, मामा ये कैसे हो सकता है? तो मैंने समझाया कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ज़मीन पर बैठकर चांद की तरफ देखकर उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चा बड़ा हैरान हुआ, माँ ने अंकल सही कह रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल तो अमेरिका में आप जानते हैं सर्दी है, बेइंतहा सर्दी चल रही है, जगह जगह बर्फबारी है, सर्द हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान में भी सर्दी है। हैरत की बात है कि लोग कोलोराडो जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग बर्फ देखने के लिए मरी जा रहे हैं, सवात जा रहे हैं, कागान जा रहे हैं, रास्ते बंद हैं, फिर भी तरह तरह से जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते। मरी जा सकते हैं सर्दी में, कोलोराडो जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में जगह लबड़ी सकती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने कौन जाए? सोचे मैंने क्या कहा। अल्लाह ताला जो है ना, वो रिज़्क़ की कदर करें। वो रिज़्क़ देता है, अगर आप उसकी कदर नहीं करें तो फिर वो आपसे छीन भी सकता है। मैं जो कहना चाहता हूं मेरी बात समझ के। और एक और बात आपको बता दूं, आप दुनिया में जिसके गुनाहगार हैं, जिसके साथ बुरा किया, आप उससे माफी मांग लें। क़यामत के रोज जब वो बंदा आपके सामने आएगा तो वो माफी का नहीं कि चलो एक चपेट इसने मारी थी एक चपेट मार लूं, वहां ये नहीं होगा। उस वक्त वो आपकी नेकियां उसे दे दी जाएंगी। फिर ऐसा वक्त आएगा कि आपकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर उसके गुनाह आपके गुनाह में डाल दिए जाएंगे और आपको फिर अज़ाबुल अज़ीम में फेंक दिया जाएगा। सोचिए मैंने क्या कहा। इसलिए बेहतर है, मैंने भी अगर किसी का बुरा किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी को बारे में कुछ कहा है, किसी को तो बताइए, तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं रब्बुल इज्जत की उस अजाब से बहुत डरता हूं। हैविंग सेड दैट, आज के प्रोग्राम का आगाज करता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तरह तरह की सियासत चल रही है। 12, 11, 13 पार्टियों ने मिलकर एक हंगामा मचा रखा है। आपको याद होगा 1971 में इसी तरह से भुट्टो ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। गद्दार पाकिस्तान जुल्फ़िकार भुट्टो, जिसे मैं गद्दार हमेशा कहता आया हूं। उसकी बेटी भी गद्दार, वो भी गद्दार। ये जासूस थे, भारत के कह लें, अमेरिका के कह लें, जो भी ड्रामा कर लें, बहुत बड़ा जगलर, बहुत बड़ा ड्रामेबाज था जुल्फ़िकार भुट्टो। वो जानता था कि मशरक़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है, मगरबी पाकिस्तान की कम है, वो कभी नंबर 1 नहीं बनेगा, हमेशा उधर से बंदा बनेगा। लिहाजा उसने मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए। और हम कहते हैं आगे आगे भुट्टो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और फिर हम आज ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो अब है, जो कल भी मशरक़ी पाकिस्तान था और मेरे लिए आज भी वो मशरक़ी पाकिस्तान है, मैं उसको सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान समझता हूं, उसे बांग्लादेश मानने से इनकार करता हूं, क्योंकि वो बदमाशी से हमसे, भारत के ने धोखा देकर हमसे छीना। 35,000 फौजी हमारे सिर्फ वहां थे और कहा जाता है कि 90,000 फौजी हमने पाकिस्तान के गिरफ्तार कर लिए। नहीं साहब, वो 35,000 फौजी थे, बाकी सब सिविलियन थे जो वहां काम करते थे। चलो वो बातें तो चली गई, वो तो हुकूमतें बातें करती हैं। मैं ये बात बताऊं, मशरक़ी पाकिस्तान
को लोग कहते हैं जी वो बहुत तरक्की कर गया है, चाइना के बाद वो तरक्की कर रहा है। जानते हैं क्यों कर रहा है? मैं आज आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, और खुदा के लिए इसकी इंक्वायरी भी कर लें और आप हैरान रहेंगे कि जो आज आपको नासिर शेख ने बता दिया वो बात सच है। हमारे मगरबी पाकिस्तान, जो आज का हमारा पाकिस्तान है, उसके बहुत ज्यादा इन्वेस्टर, जिनमें मेमन भी हैं, अफगानी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बरोही भी हैं, बलोची भी हैं, वो पाकिस्तान से तंग आकर हमारी हुकूमत के जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें तंग आकर ना वो माल खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं रिश्वत दिए बगैर, ना वहां बिजली होती है, ना उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलती है। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान से कूच करना शुरू कर दिया। दुबई महंगा था उनके लिए, मशरकी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो सस्ता था, लिहाजा हजारों की तादाद में हमारे पाकिस्तानियों ने वहां पर माइग्रेशन ली, वहां चले गए और वहां से कारोबार करते हैं। आप देखिए दुनिया की मशीयत उनकी, चाइना के बाद वो फहद कंट्री है। ये सब पाकिस्तान ने करना था, लेकिन क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर बेगैरतुल नस्ल नवाज शरीफ बैठा था, जरदारी बैठा था, तबाह कर दिया उन्होंने 20 साल में पाकिस्तान को। पाकिस्तान को 70 साल से लोग तबाह करते चले आए हैं। भुट्टो उससे भी बड़ा गद्दार था, मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए। अब ये इमरान खान के पीछे पड़े हैं। अमेरिका में नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहां भी पाकिस्तानी है, और खासतौर हमारे ह्यूस्टन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन मुझे एक बताएं, अगर हम इमरान खान को हटा देते हैं, चले हटा देते हैं, बुरा आदमी है, तो फिर कौन है हमारे पास? कौन आएगा? फिर यही डाकू चोर फिर आगे लूटेंगे पाकिस्तान को। कम से कम हम ये जानते हैं इमरान खान के बारे में, ना तो डाकू है, ना ठग है, ना वो चोर है, ना वो चीटर है। वो ये नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को बिल्ड करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को बिल्ड करना चाहता है, कर रहा है। आज पाकिस्तान को देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट कहां पर चली गई है। माशाल्लाह ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ रहा है। मैंने 1-2 रोज पहले एक साहब से बात की, मेरे दोस्त हैं, आमतौर पर ये जो साहब हैं, ये इंडिया की कॉन्सर्ट के सामने हर जुमे को धरना देते हैं। हैरत की बात है, मैं 3 रोज पहले, आप जानते हैं कि मेरे बेटे ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, नबील शाइक ने। उसने इलेक्शन जीता जो आज तक किसी मुसलमान ने अमेरिका में नहीं जीता था। उसने इलेक्शन जीता कि हिस्टोरिकली वो फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड द काउंसिल प्रीसिंक्ट 4 इन फोर्ट विन काउंटी। हैविंग सेड दैट, वो एक पार्टी में हम गए तो वहां पर कुछ इंडियन भी थे। वहां पर इंसाफ का जिक्र आ गया कि हर जुमे के रोज आपका एक पाकिस्तानी पागलों की तरह बाहर खड़ा होता है। कहता है, उन्होंने कहा बड़े सारे लोग थे, अमेरिकन भी थे, वो भी बड़े हैरान हुए। एक पाकिस्तानी के पास यही है, ये कश्मीर, वो कहती है कश्मीर, हम कहते हैं हमारा टोटंग है, और ये कहते हैं कश्मीर। कश्मीरी को देख लिए, एक ही कश्मीरी वहां खड़ा होता है, उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं। 70,000 की आबादी है ह्यूस्टन में, 70,000 पाकिस्तानियों की। क्या हम पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी दिन भी 10, 15, 20 लोग वॉलंटियर करके वहां नहीं जा सकते। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितने आप सब लोग हैं। वो एक शख्स कम से कम वो जाता तो है, वो अपनी एजुटेशन तो करता है, प्रोग्राम भी करता है, सब कुछ करता है, भले उसके साथ आप अग्री करें ना करें, लेकिन उसको देखें, उसकी मोहब्बत को देखें कश्मीर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बाहर खड़े होकर अपना वक्त देते हैं, अपनी नौकरी का टाइम छोड़ते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां आप 3 या 4 दिन के बाद, अगर आप मेहमान होते, 3 या 4 महीने के मेहमान है, आप होमलेस हो जाते हैं। क्यों? अगर आपके पास नौकरी नहीं हो तो आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको एविक्शन नोटिस आ जाएगा। अगर घर में रहते हैं तो आपको वो घर के खिलाफ आपके ऊपर ली जाएगी, जजमेंट ली जाएगी। तो इस मुल्क में रहना, गाड़ी अगर आपने फाइनेंस की तो रिपो हो जाएगी। इस मुल्क में 2-3 महीने के मेहमान होते हैं। इफ यू हैव अ जॉब यू कैन सर्वाइव। पाकिस्तान के साथ हम अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकते, भले हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका इज बैड कंट्री, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री टू रेज योर चिल्ड्रन। लेकिन जैसे उस बच्चे की मैंने कहानी आपको बताई, उसको ये नहीं पता कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सहाबा इकराम की हजारों कहानियां हैं जो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, और सच्चाई वाली बातें हैं, झूठी बातें नहीं है, लेकिन हमने नहीं बताया। इन मसाजिद में जाना कोई पसंद नहीं करता। जुमे की नमाज में पढ़ने जाता हूं तो 15-20 लोग एक मस्जिद में, किसी में 50 लोग, किसी में 100 लोग। हाँ, कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जो भर जाती हैं, 150-200 लोग होते हैं वहां पर। लेकिन हैरत की बात है, 70,000 आदमियों में से मे बी 3 से 5,000 लोग जुमे की नमाज पढ़ने को आते हैं। ये है हमारा इस्लाम आउट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो जुमे की नमाज के बाद माशाल्लाह मसाजिद खचाखच भर जाती है, थोड़ी सी गैरत आ जाती है उनमें। हम बाहर, चलो जी हम मान लेता हूं कारोबार है, ये है, तो क्या मैं भी जॉब करता था एक जमाने में, तो मेरा अपना कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से। मैं उस दौरान में परमिशन लेता था कि आज जुमे की नमाज है, मैं आधा घंटा वो लंच आवर को मार के मैं जुमा पढ़ने जाता था।
एक जमाना था हमारे पास मसाजिद भी नहीं थी, हम पार्किंग लॉट में ईद की नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज माशाल्लाह 200 मसाजिद हैं ह्यूस्टन के अंदर। अल्लाह का करम है, आज हमारी सेमेटरी है, मेरी वालदा और वालिद इस्लामिक सेमेटरी में दफन है। जब मुझे याद है कि जब शेख महबूब साहब अल्लाह उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे, वो एक मैयत को नहलाने के लिए गए, उन्हें बहुत सी मैयतों को नहलाया, बहुत से जनाजे पढ़ाए, अल्लाह ताला उन्हें उसका अजर देगा। मैंने देखा कि हमारी मुसलमान खातून का जनाजा था और उसे घोड़े उठा के ला रहे थे, बड़ी मुझे तकलीफ हुई। वहां पर हमीद अब्दुल यूनुस, मैंने और शेख महबूब साहब ने गुफ्तगू की और हमने बैठकर इस्लामिक सेमेटरी बनाने के लिए कोशिश की और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। मैंने वो जमीन देखी, शेख महबूब साहब ने और हमीद यूनुस साहब ने मदद की और इस्लामिक सेंटर में वो जगह खरीद ली और आज हमारे पास एक नहीं 2 इस्लामिक सेमेटरी, एक वेस्टाइमर पर है और एक अलमीडा के पास है, जहां पर मेरे वालिदैन भी दफन है और मेजॉरिटी पाकिस्तानी वहीं दफन है, क्योंकि वेस्टाइमर वाली सेमेटरी बहुत एक्सपेंसिव है। वहां जमीन की कीमत सुना है मैंने $10,000 है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी बैरियल इंश्योरेंस लेनी चाहिए, हर शख्स को अपनी बैरियल इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि अमेरिका बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ पर बहुत महंगा दफन होना भी, मरना भी मुश्किल है और जीना भी मुश्किल है। पैदा होते हैं तो $7-8 हज़ार का खर्चा हो जाता है, मरते हैं तो $7-8-10 हज़ार का खर्चा हो जाता है, दोनों चीजें इस मुल्क के अंदर मुश्किल है। हैविंग सेड दैट नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि आप सोचें, अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में सिखाएं और जो पाकिस्तान में आजकल हालात है उसके बारे में सोचें, अपने अजीज और कारब से कांटेक्ट करें कि भाई अगर आप इमरान खान का साथ नहीं देना चाहते तो किसका दो। शेख रशीद साहब जो हैं, अगर उन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो वो तो उनकी कुड़की कर देगा। आप इमरान खान ने बड़ी अक्लमंदी की है कि उन्हें एक ऐसी वजारत का वजीर बना दिया, वजीर दाखिला बना दिया उन्हें, अब वो इनकी ठुकाई करेगा, क्योंकि वो इनकी जब तक ठुकाई नहीं होगी ठीक नहीं होंगे। मरियम नवाज ने इतना गंद डाला, इस औरत को जेल में क्यों नहीं फेंका जाता? वो कहती है बंदा बड़ा ताबेदार है इमरान खान के बारे में। हाँ भाई, वो ताबेदार है क्योंकि वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तानी अफवाज का ताबेदार है, सो होना भी चाहिए। तो आप भी तो ताबेदार हो ना। लोग क्या कहते हैं आपकी ताबेदारी के बारे में? कहते हैं मरियम नवाज आप कतरियों की ताबेदार हो, बड़ी गहरी ताबेदार हो। और बाद में एक ख्वातीन से बात, माजरत के साथ एक बात पूछता हूँ, जब एक औरत शादी करती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कितने महीने के बाद बच्चा पैदा होता है? तकरीबन 9 महीने एवरेज, वर्ल्ड नोन, दिस इज नोन बाय द वर्ल्ड, बाय डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। हाँ, कुछ महीने बच्चे 8 महीने भी पैदा हुए हैं, 7 महीने में हुए, मेजॉरिटी 9 महीने। मरियम नवाज का बच्चा कितनी देर में पैदा हुआ शादी के बाद? 4 महीने। कैसे, क्यों, किस तरह? इसलिए कि हेलो हाय थी इनकी में अपने कैप्टन साहब से। वो मियाँ साहब तो सुना है, मुझे ये भी पता चला कि इसको कत्ल कराना चाहते थे, लेकिन बड़े मियाँ साहब को जब ये पता चला इनके वालिद मरहूम को कि बेटी प्रेग्नेंट है तो उन्होंने समझाया, ओए मुंह काला हो जाएगा, जान दे, मुंह पे स्याही मली जाएगी कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और अगर इसने जाके एक बयान दे दिया कि मैंने इससे शादी की और मेरा इसके पेट में इसका बच्चा है, तो कहीं सियासत तरी खत्म हो जाएगी। लिहाजा इन्होंने मिल मिला के मरियम नवाज की शादी कर दी। आज भौंकती फिरती है, बंदा बड़ा ताबेदार है। अरे तू भी तो ताबेदार थी, शादी से पहले भी ताबेदार थी, और अब तो लोग कहते हैं तू कतरियों की, अरबों की बहुत बड़ी ताबेदार है, तेरे तो अपने बाप ने बेच दिया तुम्हें अरबों के पास। आज आपको एक और बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल में भेज दिया गया, इन्होंने वो NRO ले लिया मुशर्रफ से, सऊदी अरब चले गए। जानते हैं सऊदी में क्या हुआ? आपको वो बात बताऊं जो बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं पता। इनकी एक बेटी का सऊदी शहजादे से इश्क हो गया और उनके दरमियान हेलो हाय हो गई। उस हेलो हाय के दरमियान सऊदी में बड़ा सख्त लॉ है, जो भी हुआ, मैं नहीं कहना चाहता प्रेग्नेंट हो गई या जो भी हो गई, जब 5 शहजादे की गर्दन काट दी जाती है, वहां तो बड़ा अजीबोगरीब लॉ है ना, लिहाजा वहां पर यह किया गया कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। शादी हो गई उनकी, चलो बाहर जो भी है, कंसील हुआ था बच्चा है नहीं हुआ था, मैं इस बारे में मुझे लोगों ने बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, पर हियर से है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन क्या हुआ, एंड पे वो तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो वो कली की हुई हांडी जो अरबों की थी, डार साहब ने कहा हाजी मानो दे दे, अरबानी हांडी कली की थी, की फर्क पैदा है, पाकिस्तानी ने थोड़ी कली की थी, इस अरबों ने कली किया, कोई बात नहीं। डार साहब ने सोचा होगा मेरा बेटे ने इसे शादी कर ली, अब मियाँ साहब की काफी जायदाद मेरे पास आ जाएगी। वो भी तो ह्यूस्टन में मुंशी था ना, ये जो डार है ह्यूस्टन में मुंशी था, आप जानते हैं, इसको नौकरी हम लोगों ने लगवाई थी, इसे चंद $100 में हफ्ते की भी नौकरी लगवाई थी, ये मुंशी था, इस पर अरबों की जायदाद कहां से आ गई? कभी किसी ने सवाल किया? कभी किसी ने आगे ह्यूस्टन में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये ह्यूस्टन में मुंशी हुआ करते थे, एक अकाउंटिंग फर्म के मुंशी थे। अब भी वो मुंशी है, क्या हकीकत हो सकती, लेकिन अब मल्टी मिलियनर मुंशी है।
ये चीजें लूट मार के लिए की गई। अब हैरत की बात है, दुनिया में जो मर्जी जुर्म कर ले करके आप इंग्लैंड चले जाए, जब अगर आप पैसा ला सकते हैं तो इंग्लैंड में चले जाइए। दैट्स अ हाइड आउट फॉर ऑल द वर्ल्ड क्रिमिनल्स इज इंग्लैंड। देख लिए मियां नवाज शरीफ वहां है, इल्ताफ हुसैन वहां है, और कितने लोग वहां पे, हजारों की तादाद से लोग वहां हैं जिनके पास पैसा है। वहां पैसा रखो, इंग्लैंड वाले आपको कहीं जाने नहीं देते। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इंग्लैंड के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन करने की तड़ी रेन को खत्म कर देंगे, हमें मियां नवाज शरीफ हमारे हवाले करो। वो क्या करेगा, जब वो प्रोसीजर शुरू होगा तो उठ के वो किसी और कंट्री में चला जाएगा, वो अरब कंट्री में चला जाएगा। कतरियों की तो वो शहजादी है ना, उसकी बेटी मरियम नवाज, वो तो उनकी बड़ी लाडली है, वो तो उनकी ताबेदार है, तो वो अपने बेटी के ताबेदारों के पास चला जाएगा, जो जिनकी बेटी उसकी बेटी ताबेदार। ये बातें सोचने वाली हैं। कतरी भी अब हमारे गुलाम है। अब देखिए सऊदी अरेबिया हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने, पाकिस्तानी को निकालने के बारे में बातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब आपको अभी सोच लेना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तानी पाकिस्तान आ जाते हैं 15-20 लाख के करीब, तो हम क्या करेंगे। हमें इंडस्ट्री बनानी चाहिए। आप 1 रुपया टैक्स बढ़ा दें, वो पैसे जाया नहीं करें, उसे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लगाएं। इतनी इंडस्ट्री लगा दें पाकिस्तान में कि आपको बाहर से कोई चीज ना खरीदनी पड़े। अगर रॉ मटेरियल आपके पास नहीं, चले आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, पाकिस्तानियों के पास इतना दिमाग है, अगर वो एटम बम बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान जब चाहे हमें तड़ी दे देता है, अभी फिर से हिंदुस्तान ने हमें तड़ी दे दी 1971 की। अरे आओ तो सही बच्चे, तुम्हारी पीछे से धोती बांधते, पीछे से धोती उठा के ना तुम्हारी पीठ पे नीली नीली पीली करके भेज दे, गंगा मैया पे जाके सेक देते फिरोगे गंगा मैया के पानी से। आओ तो सही, तैयार बैठी पाकिस्तान की फौज, इतने बेवकूफ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया क्या करेगा, वाया अफगानिस्तान हमारे पर अटैक करेगा, वो आपके पास अटक के दरिया पर आकर पाकिस्तान को काटने की कोशिश करेगा, उधर से वो गुजरात की तरफ से आएगा, इस तरफ से, उधर से वो रहीम यार खान की तरफ से आएगा, और इधर से कश्मीर की तरफ से, 4-5 तरफ की, क्योंकि उनके पास 25-26 लाख की फौज है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी 4-5 लाख की फौज है। हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमें वॉलंटियर आर्मी बनानी चाहिए पाकिस्तान। हर कॉलेज स्कूल का बच्चा, उसको 3 या 6 महीने की फौजी ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल में दे देनी चाहिए। जो ही वो हाई स्कूल में आता है फौजी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए 6 महीने की, जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज में है कि दे हैव टू गो टू द आर्मी फॉर 2 years। उन्हें, जैसे हम गए थे, हम लोग जब अमेरिका में आए थे तो उस वक्त आप सबको फौज में जाना पड़ता था। लिहाजा पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए हर शहरी को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हुकूमत वहां डरती है। अगर हमने इनको फौज की ट्रेनिंग दे दी, अगर हमने इन्हें फौजी ट्रेनिंग दे दी, तो हम में से गद्दार बैठे हैं, हमने चोरबाजारी करनी है, बंदूक पिस्तौल लेके सड़क में गलियां कूचों में ना आ जाए। ये डर है खमा। पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान की हुकूमत डरती है। इमरान खान थोड़ी सी अकल के अगर नाखन ले, थोड़े से शेख रशीद साहब थोड़ा सा हौसला करें, हमारे वजीर खारजा साहब थोड़ा सा हौसला करें, वर्ल्ड पे प्रेशर डालें, इल्ताफ हुसैन को, मियां साहब को वापस बुलाएं, और पाकिस्तान के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को फौजी ट्रेनिंग 6 माह की ट्रेनिंग शुरू करें। उसमें ये होगा कि बच्चे जो हाई स्कूल के बाद कॉलेज में जाके ग्रेजुएट होंगे, तो जब आर्मी में आएंगे तो आर्मी का बहुत सा लोड कम होगा, क्योंकि उनके पास बेसिक ट्रेनिंग होगी, आपके बहुत पैसे बचेंगे। इस पे बोले आप 1 रुपया टैक्स लगा दें, 1 रुपया सेल्स टैक्स लगा दें, बढ़ा दें 1 रुपया, लेकिन पाकिस्तान की पाकिस्तान डिफेंस एंड डेवलपमेंट फंड इसको कहें। मैंने पहले भी, आज से 20-25 बरस पहले, मैंने उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से हसन हुसैन साहब से कहा था कि हमें होना चाहिए पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड डिफेंस फंड, इसको हमें करना चाहिए और इसमें हमें बिल्ड करना चाहिए, पाकिस्तानी उसमें कंट्रीब्यूट भी करें ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाए। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट इसलिए नहीं करता। अभी जो पाकिस्तान में चंद साल पहले जो ज़लज़ला आया था, पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, तुर्की की प्रेसिडेंट की बीवी ने वो हार दिया, जिसे पीपल पार्टी के वो जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बीवी घर ले गई। वो सब लोग ये जानते हैं, तुर्की पाकिस्तान को डायरेक्ट पैसे नहीं देता, वो खुद आके खर्च करता है। पाकिस्तान के अवाम के पैसे खा गए। जितना पैसा उस जलजले में इकट्ठा हुआ था, आप उस इलाके को स्विट्जरलैंड बना सकते थे, लेकिन आज भी वहां कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने जो भी किया है अपनी मदद के आपके तहत किया है। ये सारी बातें हैं जिसको आवाम देखती है, यही वजह है कि, लेकिन फिर आवाम कहती है जी महंगाई बहुत हो गई है, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी गई, चावल महंगा हो गए, और नवाज शरीफ को वापस लाने और जरदारी को, क्या इन डाकुओं को जिनकी वजह से ये सब महंगा हुआ, आप इन्हें वापस लाना चाहते हैं? सोचे मैंने आपसे क्या कहा, ये वो डाकू हैं जो नहीं चेंज होंगे। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। ये फिर लूटेंगे पाकिस्तान को, और जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। और मियां साहब का क्या है, वो जगह बाकी सारा इंडिया को दे देगा। क्या आप चाहते हैं? अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पता होता कि ये कौम इस तरह से करेगी, तो शायद वो कभी भी
ये कदम ना उठाते, वो एक नजरिया जो था मुसलमान कौम का। आप जरा देखिए हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, कुत्ते से बदतर उनकी जिंदगी है, वो माने कुत्ते से बदतर उनकी जिंदगी है। अरे बंबई में कई जगह वो घर नहीं खरीद सकते क्योंकि हिंदू उन्हें पास आने नहीं देते। हैदराबाद दक्कन में जो उनका हाल है, कुत्ते से बदतर उनका हाल है। हमें बहुत से लॉयल जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के बताते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। कहीं को प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी सलवार उतार कर देखा जाता है, इसके खतने हुए ही नहीं है, मुसलमान है या हिंदू है। अगर वो मुसलमान निकल आए तो उसकी पिटाई की जाती है। ये जरा सोचेंगे बातें। भारत खुद को कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। क्या जमहूरियत? तो कराओ ना, इलेक्शन कराओ वहां पर कश्मीर के अंदर, हम भी देखें तुम कितनी बड़ी जमहूरियत क्या करते हो। कोई जमहूरियत नहीं है, ये एक धोखेबाजी है, फ्रॉड है, धोखा है, एक क्रिमिनल एक्ट है जिस तरह से मुसलमानों के साथ किया जाता है। दोस्त पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये हमले करते हैं, सीज फायर की वायलेशन करते हैं, लेकिन अगर जब इनकी पाकिस्तान पिटाई करेगा फिर दुनिया में चीखते हैं कि हमारी पिटाई की है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी जहाज गिरवा के चले गए हमसे, अब उन्हें थोड़ी सी अकल आई है, ये पाकिस्तान तो जाग रहा है, लेकिन अभी भी मोदी बाज नहीं आएगा। ये वो डाकू है जिसने इस नाम पे इलेक्शन जीता था कि मैं 6 महीने पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान भी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो उन्हें जो कोशिश करनी है करके देख लो। पाकिस्तान में आज भी करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान निसावर कर देंगे। आई एम इंक्लूडिंग इन दैट माई सेल्फ। तो पाकिस्तान के अवाब के खिलाफ या पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जो कोई भी बातें करें तो वो आपका दोस्त नहीं है। इसलिए मरियम नवाज और इसका जो गैंग ग्रुप है वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। वो सिर्फ सियासत में आना इसलिए आए हैं ताकि वो सीट जीत लें, बस। मैं और क्या बताऊं आपको, मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं। लंदन में अभी डॉक्टरों ने नवाज शरीफ के मर्ज को क्या है, ये लाइलाज मर्ज है। किसी ने पूछा वो क्यों, उसने कहा ये इसलिए कि बेगैरती का कोई इलाज नहीं होता। अब इंदिरा के डॉक्टर इसके बारे में ये कहते हैं कि बेगैरती का कोई इलाज नहीं होता। आप सोचे मैंने क्या कहा, ये एक बेगैरत इंसान है। क्या आप इस बेगैरत इंसान को वापस लाना चाहते हैं? क्या आप वही वो जो गुड्डू है उसका बेटा जरदारी का, अरे यार वो तो पप्पू है, उससे तो कई पठान कहते हैं गोची हमारा नंडा है। यहां पर हमारे एक दोस्त है खान साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी मैं एक रेस्टोरेंट के साथ खाना खा रहा था तो दिखा रहे कहता खोचे मेरा नंडा आया है। तो मैंने कहा खान साहब मैंने देखा तो जरदारी साहब का बेटा ये था उस पे टीवी पे, वो उसको अपना नंडा समझते हैं कि ये मेरा नंडा है। कहता है इस दिन तो मैं इसको अपना नंडा बना के छोड़ूंगा। तो ऐसे कई पठान है पाकिस्तान में जो उसको अपना नंडा समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बिलावल तू यार इलाका गैर की तरफ या पठानों के इलाकों में न जाया करो, कहीं ये ना कि तुम्हें पटा के सुर्खी पाउडर लगा के बाजू में बाजू डाल के तुम्हें गली घूमे। और देखो ये हमारा सियासी नंडा है, जरा ख्याल से मेरी जान, वो पाकिस्तान है, वहां कुछ भी हो सकता है, मलकों की, चौधरियों की और पठानों की हुकूमतें हैं वहां पर। इन इलाकों से बचो। तुम अपने सिंध में बैठे रहो, सिंध की छोटी सी हुकूमत लो, यानी नेशनल गवर्नमेंट को छोड़ दो, तुम्हारे बस का रोग नहीं, ना तुम्हें कभी जीत सकना। हाँ ये अलग बात है कि कोई और ना मिले और तुम आखिरी तिनका हो, तो जब भी मैं कहूंगा बेहतर है तिनका तोड़ के फेंक दो, फौज फिर मार्शल लॉ लगा ले, जो मर्जी कर ले, वो बर्दाश्त हो जाएगा। इस तरह की हुकूमत बर्दाश्त नहीं होगी। हैविंग सेड दैट नाज़रीन, मैंने बहुत सी बातें कर ली, बस आपको यही कहूंगा कि पाकिस्तान का साथ दीजिए। मैं आखिर में एक बात बताऊं, कल परसों की बात है, एक इंडियन खातून थी, लाइन में 15 मिनट से खड़ी थी, लाइन में 15 मिनट खड़ी रही, उसके आगे स्टैचूज थे, वो समझिए मेरे आगे बंदे खड़े हैं, लाइन मूव नहीं कर रही, समझे। बहुत 10-15 मिनट के बाद मैनेजर आया, उसने कहा मैम मूव, व्हाट यू डूइंग, दीज आर स्टैचूज। वो बेचारी नई नई इंडिया से आई थी, उसने कभी कुछ देखा नहीं था, शायद वो ये भी ना जानती हो कि स्टैचू और शायद समझती हो कि यहाँ स्टैचू भी शॉपिंग करते हैं, इन्होंने भेज दिए। मैं बड़ा हंसा उसकी, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं देख के बड़ा हंसा, तो मैनेजर भी उस पर हंसा, कहता है ये 10 मिनट में लाइन में खड़ी थी, मैंने देखा ये लाइन पे क्यों खड़ी है, तो मैंने आके बताया तो स्टैचू देख के वो हैरान की हैरान रह गई। नई नई इंडिया से आई थी, गुजरात से आई थी, हिंदू खातून थी, खैर कभी उसने कभी इंडिया से बाहर कभी गई नहीं थी, अमेरिका आ गई, यहाँ के हालात को समझती नहीं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। पर मैं फिर से कहूंगा सर्दियों में ना कंबल की बहुत जरूरत पड़ती है। आखिर में ये कहूंगा सर्दियों में कंबल की बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे सियासत में बेपैंदे लोटों की। सर्दियों में कंबल की बहुत जरूरत होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सियासत में बेपैंदे लोटे। हैविंग सेड दैट, आप समझ गए मैंने बेपैंदे लोटे किसे कहा। अब मैं चलता हूं,
चलने से पहले मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, लाइसेंस एजेंट हूँ, स्टेट ऑफ टेक्सास के अंदर इन्वेस्टिगेटर हूँ, लाइसेंस इन्वेस्टिगेटर हूँ। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने बिजनेस वीज़ा लेना है, खुदा के लिए एजेंट्स के पास मत जाइए, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी से कांटेक्ट करवा देंगे। आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। जो प्रॉपर प्रोसीजर है, अमेरिका में आना मुश्किल नहीं है, यहाँ इनके लॉज हैं, यहाँ सर्टेन अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक बिफोर दे गिव यू वीजा। मैं आपको लीगल, आई कैन नॉट गिव यू एनी लीगल एडवाइस, बट दैट्स व्हाट द अटॉर्नीज आर फॉर। आई विल कैच यू इन टच विद एन अटॉर्नी, ही विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस। प्लीज डू नॉट गो थ्रू एनी एजेंट, प्लीज डू नॉट फाइल एनी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दैट इंसल्ट पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। हैविंग सेड दैट, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी, यहाँ पाकिस्तान में मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके अलावा आप जानते हैं कि मेरी प्रोडक्शन फर्म है, मैंने हाल ही में फिल्म बनाई थी 11 अमेरिका, उससे पहले बनाई थी धरती, उससे पहले बनाई थी हवस। अब मैं बना रहा हूँ 2 फिल्में, एक का नाम बदला और दूसरी का नाम है कोरोना इन पाकिस्तान। चंद दिनों में मैं पाकिस्तान जाऊंगा, इंशाल्लाह जाके मैं अपनी फिल्म को बाकी तुर्की में और पाकिस्तान में पिक्चराइज करूंगा और फिर उसके बाद उसको यानी सेंसर कराने के बाद हमारी कोशिश होगी कि छोटी ईद या बड़ी ईद पर उस फिल्म को पाकिस्तान में और यहाँ भी लगा दिया जाए। जैसे हमने यहाँ पहले भी लगाई थी, पाकिस्तान में कराची में 1 महीना लगी रही और लव इन अमेरिका, और उसके बाद लाहौर में भी 1.5-2 हफ्ते चली। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा अगर आपको एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, ड्रामा बनाना है, फिल्म बनानी है, मेरे पास सारी इक्विपमेंट्स हैं। आपको हेल्प चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, आपको कैमरामैन चाहिए, आपने कोई चीज़ शूट करनी है, आपको उसके लिए कैमरामैन या इक्विपमेंट चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप देख रहे हैं 8327410564, 8327410564। तो बहरहाल ये तो मैंने कहना था, मैं चलता हूँ। चलने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और मेरी माँ के वो अल्फाज, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरायो, काफी तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हो तो माफ कीजिएगा, और मुझसे किसी के भी मैंने दिल आजारी की हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के ऊपर कोई तोहमत लगाई हो, तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के घर में क़यामत के दिन मैं वो सजा नहीं सह सकूंगा, कोई भी नहीं सह सकेगा। मैं इसीलिए रात को सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूँ और खुदा से अपनी माफी मांग कर सोता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मैंने दूसरा दिन देखना है या नहीं देखना। ओके, इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाओ, पाइंदाबाद।